Hello everyone, welcome back. Today we will going to discuss absorption of food या बोल सकते हैं absorption of digested food क्योंकि अब फूड का पाचन हो चुका है। अभी तक हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड 4 लेक्चर हो चुके हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है अपना उसके 4 लेक्चर हम कर चुके हैं या बोल सकते हैं 4 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने बक्कल कैविटी की बात की थी। देन हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंटिन्यू किया था। उसके बाद हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की थी और जो भी आखिरी लेक्चर था उसमें हमने बात की थी पाचन की, कि फूड का पाचन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो पाचन हो चुका है फूड का, अब उसका हम अवशोषण करेंगे क्योंकि हमने फूड का पाचन कर लिया, अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का पाचन हो चुका है। अब उसको अवशोषण करना जरूरी है। अवशोषण नहीं करेंगे तो फिर जो पाचन क्या है उसका उपयोगी क्या रहेगा, उसका मतलब ही क्या निकलेगा। अगर फूड का पाचन किया हमने और उसको अवशोषित नहीं किया तो उसका मतलब ही क्या निकलेगा। इसलिए जो फूड हमने पाचन किया है जिस फूड का, उसको अवशोषित करना जरूरी रहता है ताकि उससे हम एनर्जी ले सके, अपने काम काज में उसको उपयोग कर सके। तो आज का लेक्चर है हम अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि फूड एक टाइप का नहीं है, बहुत सारे टाइप के मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह सबका डाइजेशन किया है हमने, तो इनका अवशोषण भी करना जरूरी है। ग्लूकोज का अवशोषण कैसे होता है, अमीनो एसिड का अवशोषण कहाँ होता है, ये सारी बातें देखेंगे। फैट का अवशोषण कैसे होता है, फैट का डाइजेशन मिसेल बनती है, फिर उसका अवशोषण किया जा सकता है ना। तो ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और ऐसे करके इस चैप्टर का आज हम फिनिश कर देंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे जो भी लास्ट इतने जो भी आखिरी सालों में पूछे गए हैं, एपीएमटी में या नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में। तो आज हम इस चैप्टर की फिनिश कर देंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो किया है हमने, डाइजेशन जो किया है हमने फूड का, उसका एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट कौन है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ठीक है, उनकी बात करें तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास कर जाते हैं इनटू द ब्लड या फिर लिम्फ। जो फूड का डाइजेशन किया है वो डाइजेस्टेड फूड अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा ब्लड में पास कर जाएगा, ब्लड में इंटर कर जाएगा या फिर लिम्फ में इंटर कर जाएगा। और एक बार जो अगर ब्लड में इंटर कर गया, लिम्फ में इंटर कर गया, तो वह पूरी बॉडी में फैल जाएगा, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरी बॉडी में एक नलिका रूपी सिस्टम है जो पूरी बॉडी में अपना जाल बिछाए हुए हैं। तो वह हर एक सेल तक जो अवशोषित किया है फूड लाइक ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचा देगा। ब्लड में मिक्स होने का यही रीजन है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इसलिए वह पूरी बॉडी में उस ग्लूकोज को फैला देगा, हर एक सेल तक वह ग्लूकोज पहुंच जाएगा और ग्लूकोज का उपयोग कर लिया जाएगा एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आई कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। एंड प्रोडक्ट कौन है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। ओके, एनसीईआरटी की लाइन थी ये, क्लियर हो गई होगी। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। 3 टाइप के मैकेनिज्म है, जैसे एक तो है पैसिव, कोई नॉर्मल है, ये एक्टिव जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब देखते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा कौन से मॉलिक्यूल का अवशोषण किया जाता है, ये चीजें हम देखेंगे। बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट। भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। देन उसके बाद अमीनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक जैसे कि क्लोराइड आयन Cl माइनस, क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूजन हो जाता है,
ठीक है, सिंपल नॉर्मल डिफ्यूजन, कोई बाधा क्रिएट नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं आती है इनके डिफ्यूजन में, आराम से डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन से, जो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, उससे आराम से डिफ्यूजन कर जाते हैं, कोई बाधा नहीं आती, कोई रोक टोक नहीं इनके लिए, इसलिए इसको बोल रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है बस इनके पैसेज में। वैसे तो जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है म्यूकोसा की, इधर यहाँ पर ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज को इस तरफ आना है मेम्ब्रेन की इस तरफ और ब्लड में मिक्स होना है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, कोई बाधा क्रिएट नहीं होती है, बस एक चीज मैटर करती है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके विपरीत नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, अब ये इंटेस्टाइन के अंदर बीच में ये ग्लूकोज रखा है ये वाला, अब इधर भी एब्जॉर्प्शन होना है इसका, इस साइड भी एब्जॉर्प्शन होना है क्योंकि दोनों तरफ म्यूकोसा है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होएगा कि जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ हाई हो जाएगी ना और इस तरफ लो रहेगी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट से वो चले जाएंगे। ग्लूकोज संपूर्ण ग्लूकोज नहीं जाएगा, कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, कुछ अमाउंट। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से सारी। The passage of this substance into the blood depends upon the concentration gradient। ये होता है concentration gradient। ठीक है, कि जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उस तरफ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रोलाइट कम कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। जैसे इधर भी कम कंसंट्रेशन, इधर भी कम कंसंट्रेशन। जो केविटी है, जो इंटेस्टाइन है, उसकी ल्यूमेन है, उसमें कंसंट्रेशन अधिक है, तो कम से अधिक से कम की तरफ, ठीक है, अधिक से कम की तरफ चला जाएगा। चलिए, however some substances like fructose and amino acid are absorbed with the help of carrier molecule। और कुछ सब्सटेंस जैसे कि फ्रक्टोज, जैसे कि अमीनो एसिड, ये क्या है कि एब्जॉर्ब किए जाते हैं करियर मॉलिक्यूल की हेल्प से। जैसे करियर प्रोटीन होता है, जैसे कि ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ये फ्रक्टोज प्रेजेंट है, इनको इस तरफ जाना है, किस तरफ, एब्जॉर्ब होना है, इनको ब्लड स्ट्रीम में जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स होके गुजर रही है, यहाँ पर जो लेक्टियल देखी थी ना हमने, वो माना कि यहाँ पर ये लेक्टियल प्रेजेंट है, ये लेक्टियल प्रेजेंट है। अब इनको इसमें जाना है, कैसे जाएंगे ये, करियर मॉलिक्यूल की हेल्प से। करियर मॉलिक्यूल को आप ऐसे ऑटो रिक्शा मान सकते हैं, ऑटो रिक्शा की सवारी करते हुए यह इधर जाके डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई प्रोटीन है, करियर प्रोटीन, उसके ऊपर बैठेंगे और वह प्रोटीन इनको इधर लाके छोड़ देगी। ठीक है, तो उसको करियर मॉलिक्यूल बोलते हैं हम। तो उसकी मदद से कौन कौन जा रहा है, हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज जा रहा है, एक अमीनो एसिड जा रहा है। ठीक है, This mechanism is called facilitated transport। facilitated सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट, facilitated transport मतलब किसी की सवारी कर कर जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वह ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स की हेल्प से जाता है। वही बात है कि जैसे ये ल्यूमेन है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, इसका जो अवशोषण होना है वह ऑस्मोटिक अवशोषण जो होना है वह ऑस्मेटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ हाई है और इधर लो है, तो वाटर हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो वाटर का जो अवशोषण होता है वह इस तरह होता है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए भाई, यहाँ पे मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, और किसी मॉलिक्यूल को यहाँ कोई डाइजेशन हो गया है किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को इधर जाना है, किधर, इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करते हुए डिफ्यूज होना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होएगा, कि जैसे कि ये मॉलिक्यूल है जो डाइजेशन हुआ है इसका, ठीक है, ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, अब इसका अवशोषण होना है। अब इसकी सांद्रता यहाँ कितनी है, हाई है, क्योंकि यहाँ पर हाई क्वांटिटी में इसका डाइजेशन हुआ है, अधिक खाना खाया है, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, और इधर लो है। इधर लो इसलिए क्योंकि इधर जितना भी था उधर सेल्स ने यूज कर लिया। भाई इधर तो यूज करने वाली सेल्स है ना, तो उस मॉलिक्यूल का यूज कर लिया, इधर सांद्रता कम है, इधर हाई क्यों है, क्योंकि इधर तो हम खाना खाते जा रहे हैं,
और ल्यूमेन में आके इकट्ठा हो रहा है और डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई है। अब हाई कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन हाई है और इधर लो है, ठीक है, यहां तो हाई हो गई। अब बात करते हैं हम ऐसी कंडीशन की कि जब इधर रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, इधर रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि यहां भी कंसंट्रेशन है, यहां भी कंसंट्रेशन है, क्योंकि इधर सेल्स ने यूज नहीं किया, पहले से बहुत था, ठीक है। अब यहां पर कंसंट्रेशन हाई हो गई और यहां पर लो है इधर की तुलना में, क्योंकि एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पर सेल्स ने यूज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर इसकी सांद्रता अधिक है इस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की। अब इसको सांद्रता के खिलाफ जाना है, ठीक है, मतलब लो सांद्रता से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है और इसको जाना ही है, तो अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ उत्पन्न होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है भाई। ल्यूमेन की दूसरी तरफ जो सांद्रता ज्यादा है, ल्यूमेन के अंदर कम है। अब कम से ज्यादा की तरफ जाना है तो यहां पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करके इसको जबरदस्ती उधर भेजा जाएगा, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ are absorbed into the blood by this mechanism। कौन सा मैकेनिज्म? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैटी एसिड, फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल कांट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यह इनसोल्यूबल होते हैं, अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं। कांट बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, ब्लड के द्वारा यह एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं, ब्लड के अंदर यह एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं। कौन? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो क्या किया जाए? देखिए, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, दे आर फर्स्ट incorporated into small droplet called micelles which moves into the intestinal mucosa। भाई फैटी एसिड, ये वापिस से ल्यूमेन बनाता हूं इंटेस्टाइन की, ये क्या है? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन्स। अब यहां प्रेजेंट है फैटी एसिड, फैटी एसिड, और क्या प्रेजेंट है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनको इधर जाना है तो ये इधर नहीं जा सकते, तो ये किस में चेंज होंगे भाई? ये इस कंडीशन में इधर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो अब ये किस में चेंज होंगे? ये बनाएंगे यहीं पर मिसेल। क्या बनाएंगे? यह मिसेल बनाएंगे, मिसेल्स बना लेंगे। अब जब मिसेल्स बन जाएगी तो ये मिसेल्स अब अवशोषित योग्य हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में रहती हैं, तो मिसेल का अवशोषण कर लिया जाएगा। क्या होता है स्टेप बाय स्टेप? चलिए अपन अपने सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को क्लियर करते हैं। दे आर, सॉरी ये यहां पर फोटो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको छोटा करते हैं। चलिए हो गया। They are reformed into very small protein coated fat globule called the chylomicron, which are transported into the lymph vessels in the villi। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, वह एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते। अब उनको क्या करेंगे? हम मिसेल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मिसेल में कन्वर्ट करने के बाद वह एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब वह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मिसेली फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, देन वो दोबारा रिफॉर्म होते हैं। जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने मिसेल बना ली थी, वह मिसेल अब अवशोषित होने के बाद टूट जाएगी और दोबारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिफॉर्म होएंगे। और किस फॉर्म में रिफॉर्म होएंगे? इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड, प्रोटीन की कोटिंग रहेगी, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट के कण हैं उनके प्रोटीन की कोटिंग रहेगी, ठीक है। तो रिफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिनको क्या बोलेंगे इन ग्लोब्यूल्स को? भाई फैट के चारों तरफ जो प्रोटीन की कोटिंग लग गई ना, अब इन ग्लोब्यूल्स को क्या बोलेंगे? काइलोमाइक्रोन बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? काइलोमाइक्रोन बोलेंगे। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ, अब यह लिम्फ में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है।
इनटू द लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं लेक्टियल। लेक्टियल की बात की थी ना हमने, तो लेक्टियल में अब यह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे इन द विलाई, विलाई के अंदर, ठीक है, विलाई के अंदर जो लेक्टियल प्रेजेंट है ना, उसमें यह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। दिस लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द absorbed substance into the blood stream. These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream. अब जो यह एब्जॉर्ब हुए हैं ना लेक्टियल के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर, अब यह फाइनली इन सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लाइक माउथ, जैसे माउथ में, माउथ के अंदर औषधियों का अवशोषण किया जाता है, मेडिकल प्रोडक्ट का अवशोषित किया जाता है, जो भी लिक्विड होते हैं, जैसे खांसी की दवाई ले रहे हैं तो उसका अवशोषण यहाँ पर होता है माउथ के अंदर। जैसे स्टमक के अंदर आपका सूप का अवशोषण होता है, आप अगर एल्कोहल ले रहे हो तो उसका अवशोषण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में जल का अवशोषण होता है। तो अभी देखेंगे हम, अवशोषण की टेबल भी देखेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको फेट वाली कहानी समझ में आई कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, या इनसोल्यूबल है, या अवशोषित नहीं किए जा सकते हैं इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा। अब क्या किया जाए कि मिसेल बना ली, एक मिसेल स्ट्रक्चर। कैसे बनती है मिसेल, अभी आने वाली स्लाइड पे देखेंगे कि मिसेल कैसे बनती है, ठीक है। तो मिसेल बना ली, मिसेल बनाने के बाद इस मिसेल को अवशोषित कर लिया जाता है इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा, और उधर जाके इनको दोबारा रिफॉर्म किया जाता है। किस फॉर्म में, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। काइलोमाइक्रोन क्या है कि जो फैट के छोटे छोटे कण हैं उनके चारों तरफ कोटिंग है प्रोटीन की, ठीक है। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स called the chylomicron which are transported into the lymph vessels. lymph vessels में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, लेक्टियल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब लेक्टियल फाइनली उनको ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी, ठीक है। लेक्टियल अब इन सब्सटेंस को फाइनली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देगी। अब जब ब्लड स्ट्रीम में यह सब्सटेंस रिलीज हो जाएंगे तो यह संपूर्ण शरीर में फैल जाएंगे। फैलने का मतलब है हर एक कोशिका के पास पहुंच जाएंगे और कोशिका आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग कर लेगी, ठीक है। यह होती है फैट की कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हम यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं इसका। चलिए थोड़ा सा और इस फोटो को मैं छोटा करता हूं यहाँ पर, ताकि समझने में इजी रहेगा। चलिए तो डायग्राम देख रहे हैं हम, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये ल्यूमेन है यहाँ पर इंटेस्टाइन, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है फैटी एसिड के साथ, ठीक है। फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल है ये मिसेल बनाएंगे ना, ठीक है। तो जो ट्राइग्लिसरॉल था, ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल था, ट्राइग्लिसरॉल चेंज हुआ पेनक्रियाटिक लाइपेज की वजह से फैटी एसिड और मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, और फैटी एसिड और मोनोग्लिसरेल्डिहाइड ने ये मिसेल बना ली। देखिए किसकी मदद से बनाई, बाइल जूस की मदद से, ठीक है। बाइल जूस मिसेल्स बनाने में मदद करता है ना, फैट के डाइजेशन में मदद करता है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बाइल की वजह से अब फैटी एसिड, मोनोग्लिसरेल्डिहाइड और बाइल इन्होंने मिलकर क्या बना ली, इन्होंने बना ली मिसेल। अब यह मिसेल अवशोषित होएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम पे देखते हैं। इसको छोटा करता हूं थोड़ा सा और मैं। चलिए डायग्राम नजर आ रहा है क्लियर। देखिए ये लार्ज ड्रॉपलेट थी लिपिड की, ठीक है। इनिशियली फैट की एक लार्ज ड्रॉपलेट थी जो कि अवशोषित नहीं हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्या किया जाए, मिसेल बनाई जाए, ठीक है। बाइल साल्ट की मिक्सिंग हुई, पेनक्रियाटिक जूस की मिक्सिंग हुई और फाइनली मिसेल बना ली, ठीक है। मोनोग्लिसरेल्डिहाइड और फैटी एसिड ने मिलकर यहाँ पर मिसेल बना ली, ठीक है। ये तीर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं अपन, ये थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक है। ये मिसेल बन गई यहाँ पर। अब मिसेल का अवशोषण होएगा यहाँ पर, ठीक है, मिसेल का अवशोषण होएगा, ठीक है। अंदर जाके जब मिसेल का अवशोषण हो जाएगा, ये क्या है, ये वॉल क्या है, ये म्यूकोसल सेल है इंटेस्टाइन की। कौन सी सेल है, म्यूकोसल सेल है या म्यूकोसल वॉल है, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसके अंदर इन मिसेल का अवशोषण हो गया, ठीक है, मिसेल का अवशोषण हो गया और यहां आकर ये दोबारा रिफॉर्म हो रहे हैं, जैसे फैटी एसिड और मोनोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। ये वापस यहाँ पे बन गए,
फैटी एसिड और मोनोग्लिसराल्डिहाइड ने मिसेल बनाई थी, मिसेल की फॉर्म में इनको अवशोषण कर लिया, अब दोबारा इधर आकर ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराल्डिहाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब भी यह लैक्टियल में रिलीज नहीं किए जा सकते। तो प्रोटीन की कोटिंग युक्त जो काइलोमाइक्रोन बनता है ना, वो बनेगा। तो ये जो म्यूकोसल सेल है, इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस चलता है, ये अंदर इंटर कर जाएंगे मोनोग्लिसराल्डिहाइड और फैटी एसिड, मोनोग्लिसराल्डिहाइड और फैटी एसिड इसके अंदर इंटर कर चुके हैं। देखिए डायग्राम में फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन, देखिए यहाँ पर काइलोमाइक्रोन बन रहा है इस जगह, और इस जगह भी काइलोमाइक्रोन बन रहा है, ये रेड रेड जो डार्क किया है ना, यहाँ पर काइलोमाइक्रोन बन रहा है, और आगे जाके देखिए रिलीज हो गया। अब एक्सोसाइटोसिस ऑफ काइलोमाइक्रोन, एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल उसको बाहर कर देगी, एक्सोसाइटोसिस करती है ना सेल, तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल उसको बाहर उत्सर्जित कर देगी, बाहर रिमूव कर देगी, ठीक है। तो देखिए ये सेल वॉल थी, ये देखिए सेल वॉल बना रहा हूं, ये सेल वॉल थी म्यूकस की, म्यूकोसल सेल की, अब इससे ये काइलोमाइक्रोन बाहर निकल गया और ये लैक्टियल के अंदर इंटर कर गया, देखिए ये लैक्टियल के अंदर इंटर कर चुका है, ये देखिए काइलोमाइक्रोन के कण है, ये सब काइलोमाइक्रोन के कण है, और ये पूरी वेसल्स कौन है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, यह बोल सकते हैं लैक्टियल, कौन सी वेसल्स हैं यह, लिम्फेटिक वेसल्स। अब यह लिम्फेटिक वेसल्स इन सभी सबस्ट्रेट को ब्लड स्ट्रीम में डाल देगी, ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल आपको समझ में आ रही होगी, एनसीईआरटी की टेबल है ये, ठीक है, एनसीईआरटी की टेबल है, ये देखिए माउथ, माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, माउथ के अंदर ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग मतलब दवाइयों का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन contact with the mucosa of the mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में अवशोषित कर ली जाती हैं माउथ की, कौन सी चीजें, ड्रग्स वाली चीजें मतलब दवाइयां। अब स्टमक की बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल ईटीसी टेक प्लेस, वाटर का अवशोषण, सिंपल शुगर का अवशोषण और एल्कोहल का अवशोषण यहाँ पर अधिक होता है। जो लोग बियर का सेवन करते हैं ना, जो लोग बियर का सेवन करते हैं, वो बियर स्टमक के अंदर अवशोषित की जाती हैं, स्टमक के अंदर अवशोषित की जाती हैं और वह भूख को बढ़ा देती हैं, बियर, सूप, ये चीजें भूख को बढ़ा देती हैं, ठीक है। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यह एब्जॉर्प्शन की मुख्य जगह है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द डाइजेशन is completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol, amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। क्या बात समझ में आई कि जो पूरी डाइजेशन की कहानी वही स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर बेसिस है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मुख्य डाइजेशन होता है और मुख्य अवशोषण भी यहीं पर होता है, जैसे फैटी एसिड का अवशोषण, फ्रक्टोज का अवशोषण, एमिनो एसिड का अवशोषण, ठीक है, और यहीं से यह लिम्फ वेसल और देन ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं और कोशिकाएं अपने आवश्यकता के अनुसार इन चीजों का यूज कर लेती हैं। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, ड्रग्स टेक प्लेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस, ठीक है, वाटर का अवशोषण होता है, थोड़ा सा कुछ औषधियों का अवशोषण होता है यहाँ पर और कुछ ड्रग्स का अवशोषण भी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बात क्लियर है आपके यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये बात आपको पता चल चुकी होगी। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो बायोलॉजिकली जैविक क्रियाएं हैं ना, उन जैविक क्रियाओं के लिए जो एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस है उसका उपयोग करना एसिमिलेशन कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो सब्सटेंस का अवशोषण किया गया है वह फाइनली टिश्यू तक पहुंच चुका है,
जिसको विच यूटिलाइज देम, टिश्यू उसको उपयोग कर लेते हैं देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। भाई जो डाइजेशन प्रोडक्ट है उसका अवशोषण कर लिया है, फाइनली वह टिश्यू तक पहुंच चुके हैं और टिश्यू ने उनको यूटिलाइज कर लिया है उनकी एक्टिविटीज में, बस इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट, जो डाइजेस्टिव, अब जो अवशोषित कर लिया है ना पदार्थों का, अब जो भी शेष बचा हुआ है उसको डाइजेस्टिव वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अवशोषण के बाद जो भी मटेरियल बचा है उसको डाइजेस्टिव वेस्ट बोलेंगे। द डाइजेस्टिव वेस्ट सोलिडिफाइड इनटू कोहेर्ट फीकल, ठीक है, या फीकस इन द रेक्टम, इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ग और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट बचा हुआ है अब उसको कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोरेज किया जाएगा। ठीक है, उसको फिकस बोलेंगे। जो डाइजेस्टिव वेस्ट बचा है ना, जो गोटियां बचेगी वो पास पास उनको एक साथ समूह बना लिया जाएगा। जो फूड की पार्टिकल्स की जो गोटियां बचेगी, जो फूड पार्टिकल बचेंगे उनको एक साथ गैदरिंग कर ली जाएगी, उनको एक साथ ठोस सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, एक गुच्छे के रूप में उनको वहां पर एक समूह के रूप में बना लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको फिकस बोलेंगे और रेक्टम में कुछ समय के लिए इसको स्टोर किया जाएगा। देन जब न्यूरल रिफ्लेक्स, जब एक अर्ग फील होगी, एक इच्छा फील होगी, एक डिजायरेबल यहाँ पर स्टिमुलाई मिलेगी, देन उसको रिमूव कर दिया जाएगा फिकस को। ठीक है, चलिए द इंजेक्शन ऑफ फिकस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, जिसको क्या बोल रहे हैं, डिफिकेशन, डिफिकेशन बोलेंगे, इज अ वॉल्यूंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इस पैराग्राफ को समझते हैं। द इंजेक्शन ऑफ फिकस टू द आउटसाइड, फिकस को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, थ्रू द एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग के द्वारा। तो इस पूरी को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को, फीकल को एनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकालना, इसको क्या बोलेंगे, डिफिकेशन बोलेंगे। इज अ वॉल्यूंटरी प्रोसेस, एक वॉल्यूंटरी प्रोसेस है, ऐच्छिक प्रोसेस है, जब अपनी मर्जी होगी तभी बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक वॉल्यूंटरी प्रोसेस है। एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो एनल कैनाल है ना उसके अंदर, जो रेक्टम है उनके अंदर मसल्स पाई जाएगी, वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगी वो मसल्स, ठीक है, उन मसल्स के मूवमेंट के थ्रू यह बाहर आ जाएगा। ठीक है, यह बाहर आ जाएगा। अंदर की तरफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स स्फिंक्टर होता है और बाहर की तरफ वॉल्यूंटर स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो यह ऐच्छिक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम इस फीकल मटेरियल को डिफिकेशन कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। चलिए, ब्राउन कलर ऑफ फिकस इज ड्यू टू स्टेरकोबिलिन। देखिए, स्टेरकोबिलिन और यूरोबिलिन के द्वारा ही, इन दोनों की वजह से ही ब्राउन कलर होता है फिकस का। ठीक है, फिकस का ब्राउन कलर किसकी वजह से, यूरोबिलिन और स्टेरकोबिलिन की वजह से। और स्मेल किसकी वजह से, इंडोल की वजह से और स्केटोल की वजह से। इडोल की वजह से, इंडोल की वजह से और स्केटोल की वजह से जो स्मेल आती है फिकल के अंदर, वो इन दोनों पदार्थों की वजह से आती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, कैलोरीफाइक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इनकी कैलोरीफाइक वैल्यू जो एक पैराग्राफ में दे रखी है एनसीईआरटी की, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल, एनिमल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, या फिर बोल सकते हैं एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड are expressed in term of measure of heat energy because heat is the ultimate form of all energy। भाई जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल के अंदर, या फिर बोल सकते हैं जो भी एनर्जी कंटेन किए हुए हैं फूड के अंदर, जो भी एनर्जी स्टोर है उसको एक्सप्रेस्ड करते हैं हम इस टर्म के रूप में, कैलोरी या एनर्जी के रूप में। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के रूप में हम उसको कंसीडर करते हैं, बिकॉज हीट ही सभी एनर्जी की एक मेन एनर्जी है। ठीक है, हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द ऑल एनर्जी, जो भी एनर्जीज हैं उसको हम हीट के रूप में कंसीडर करेंगे और इसी से हमें ऊर्जा मिलेगी। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट फ्रॉम कंप्लीट कंबल्सेशन, कंबल्शन का मतलब होता है दहन, दहन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड, 1 ग्राम फूड के दहन से। ठीक है, 1 ग्राम फूड के दहन की बात चल रही है यहां पर कि द अमाउंट ऑफ हीट
liberated from complete combustion of 1 gram food इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक प्रैक्टिकल होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक यहाँ पर औजार का नाम है, एक मशीन का नाम है, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये साइंटिस्ट की वैल्यू है, साइंटिस्ट ने जो निकाली है वो वैल्यू है, उस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। तो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 gram फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इट्स ग्रोस कैलोरी या ग्रोस एनर्जिक वैल्यू, ठीक है, ग्रोस कैलोरिक वैल्यू या ग्रोस एनर्जिक वैल्यू, ठीक है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 gram फूड इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। फूड की फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या कहलाती है कि 1 ग्राम एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन, कि 1 ग्राम फूड के दहन होने से जो एनर्जी मिलती है उसको हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कहते हैं। फूड की फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं हम कि 1 ग्राम फूड के दहन से कितनी एनर्जी मिली, ठीक है। चलिए, ये चीजें तो शायद एग्जाम में नहीं पूछी, अभी तक पूछी भी नहीं, ज्यादातर बस डायरेक्ट वैल्यू पूछते हैं कि ग्रोस कैलोरिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्रोस कैलोरिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या है, और ग्रोस कैलोरिक वैल्यू ऑफ फैट क्या है, या फिर पूछते हैं कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, ठीक है, बस वैल्यू पूछते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वैल्यू आप ध्यान रखेंगे कि ग्रोस कैलोरिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट की ग्रोस कैलोरिक वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, और प्रोटीन की कितनी है 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, एंड फैट की कितनी है ग्रोस कैलोरिक वैल्यू 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम रेस्पेक्टिवली। वेयर इज देयर फिजियोलॉजिकल, दो टाइप की वैल्यू है, एक तो है ग्रोस GEV, ठीक है, ग्रोस कैलोरिक वैल्यू, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ग्रोस एनर्जिक वैल्यू। एक तो बोलते हैं कि ग्रोस कैलोरिक वैल्यू GCV या GEV, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, और लगा दो बीच में। और एक बोल सकते हैं अपन फिजियोलॉजिकल वैल्यू PV, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, PV और GCV, ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ध्यान रखना। तो जो शुरू वाली वैल्यू है ना 4.1, 5.65 और 9.45 क्रमशः या रेस्पेक्टिवली यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वैल्यू। अब बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की 4 है, वहीं अगर बात करें प्रोटीन की भी 4 है, और अगर बात करें लिपिड की या फैट की तो 9 है, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। तो ये आप अमाउंट ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब बात कर ली हमने यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पूरे चैप्टर की बात हो चुकी है। अब इस चैप्टर से, इस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर की फिनिशिंग दे रहे हैं अपन, फाइनल टच दे रहे हैं चैप्टर को डिसऑर्डर के साथ कि डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट is the most common element due to bacterial और viral infection। भाई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से अपन को गट से रिलेटेड डिजीज होती रहती हैं। The infections are also caused by the parasites of the intestine, ठीक है, इंटेस्टाइन के पैरासाइट के द्वारा भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। और पैरासाइट कौन है, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म, ठीक है, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ठीक है। टेप वर्म कौन है, टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम है ना। हुक वर्म, इनको टीनिया सोलियम एग्जांपल है जो एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं ना, प्लेंटियलमेंथिस जो ग्रुप है, चपटे कर्मी, या फिर बोल सकते हैं एस्केलमेंथिस जो राउंड वर्म है, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहां पर। चलिए, डिजीज की बात करते हैं, डिसऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ले रहे हैं जॉन्डिस, ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है जिससे अपन को कुछ कुछ बीमारी हो सकती है, जैसे जॉन्डिस होता है, या बोल सकते हैं वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो एक एक को पढ़ते हैं। जॉन्डिस क्या होता है, द लीवर इज अफेक्टेड, लीवर अफेक्टेड होता है जॉन्डिस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना हर एक पॉइंट। स्किन एंड आईज टर्न्स येलो, स्किन और आईज येलो हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। भाई ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट फैल जाता है, ठीक है, तो संपूर्ण ब्लड में फैल जाएगा तो आईज येलो हो जाएंगी, स्किन येलो हो जाएगी, ठीक है। लिवर अफेक्टेड होता है इसमें मेन ऑर्गन, तो इसको जॉन्डिस बोलेंगे अपन। पीलिया, क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, ठीक है। अब वोमिटिंग, उल्टी, वोमिटिंग उल्टी, ठीक है, उल्टी, या फिर बोल सकते हैं वमन, क्या बोल सकते हैं वमन,
ठीक है। तो वोमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। स्टमक कंटेंट्स का माउथ के थ्रू इजेक्शन, मतलब स्टमक के अंदर जो भी भरा हुआ है वह माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, इसको वोमिटिंग बोलते हैं। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिटिंग सेंटर इन द मेडुला। मेडुला जो है अपने ब्रेन के अंदर, वहां पर वोमिटिंग सेंटर होता है, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। बोलते हैं ना उल्टी होने का मन हो रहा है लेकिन होती नहीं है, ठीक है, कभी कभी हो जाती है, तो ये मेडुला एक सेंटर है, वहां से ये कंट्रोल होता है ये प्रोसेस। जब ब्रेन वाला चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, तब इसको वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ नोसिया प्रीसेड्स वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग फील होती है अपन को और वोमिटिंग हो जाती है, स्टमक के कंटेंट्स का बाहर आना माउथ के थ्रू। चलिए नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया क्या चीज है, चलिए डायरिया देखते हैं। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduced the absorption of food. ठीक है, दस्त की बात चल रही है, डायरिया किसको बोलते हैं, दस्त, दस्त, ठीक है। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल, बोवल की एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बोवल मूवमेंट की एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, बोवल का एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो अंदर जो पेट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, और फिकल जो है वह लिक्विड फॉर्म में निकलता है बाहर, फिकल का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, इसको हम डायरिया बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। अब फूड का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, फूड लिक्विड फॉर्म में, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो जो भी खाएंगे वो बाहर निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है, दस्त लग जाएगी, ठीक है। कंसिप्टेशन, कंसिप्टेशन, in constipation the fecus are retained within the colon as the bowel movement occur irregularly, ठीक है, इसको बोलेंगे कब्ज, कब्ज, ठीक है, भाई फीकल बाहर नहीं निकलता। इन कंसेप्टेशन द फीकल आर रिटेन विद इन द कोलन, कोलन में ही रह जाता है फीकल, है ना, एज द बोवल मूवमेंट, बोवल मूवमेंट की वजह से अकर इरेगुलरली, ठीक है, जो फीकल मटेरियल है वह कोलन में ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है, ठीक है, तो कब्ज बोलते हैं इसको अपन हिंदी में। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब होता है अपच, 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 ठीक है, पचता नहीं है, अपच, इनडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, अपन को फुलनेस लगती है, पेट भरा भरा हुआ लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो अपच हो जाती है, खाना पचता ही नहीं है तो पेट भरा भरा फील होएगा, ठीक है। द कॉजेस ऑफ इनडाइजेशन आर इनडेक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइम के कम सिक्रेशन की वजह से होता है यह। एनेक्सिटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, ये सब क्या कोस कर सकते हैं, अपच कोस कर सकते हैं। अपच होता है ज्यादा मसालेदार चीजें खा रहे हो, ज्यादा ही खाना खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, या फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो रहा है ढंग से, तो ये सब अपच कोस कर सकते हैं, ठीक है, इनडाइजेशन कोस कर सकते हैं। तो ये बात होगी डिसऑर्डर की, ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर की। और भी है डिसऑर्डर, जैसे पीईएम, पीएम का होता है, मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं पीईएम। तो पीईएम डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, पीईएम डिसऑर्डर, ठीक है, पीईएम के नाम से पूछा जा सकता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी आना, ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी की भूखमरी, ठीक है। तो एक तो होता है मरासमस, मरासमस, ठीक है, मरासमस क्या होता है, it is produced by simultaneously deficiency of protein and calories, ठीक है, एक साथ प्रोटीन और कैलोरी की कमी आना, ठीक है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी आ चुकी है एक साथ, बच्चों में होता है ये डिजीज ज्यादातर, प्रोटीन और कैलोरी की दोनों की एक साथ कमी आई है किसी बच्चे के अंदर। इट इज फाउंड इन इन्फेंट, बच्चे के अंदर पाया जाता है, लेस देन अ ईयर इन वर्क, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें ज्यादातर देखा जाता है। इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली, ठीक है, अगर उनको माता का दूध नहीं मिल रहा है, उनको उनकी माता का दूध नहीं मिल रहा है, तो फिर इस टाइप का उसमें डिजीज हो सकता है, या बोल सकते हैं डिसऑर्डर हो सकता है, मरासमस, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन अ ईयर इन एज, जब उसकी 1 साल से कम उम्र होती है। इफ मदर्स मिल्क रिप्लेस, मदर का मिल्क नहीं मिल रहा है, ठीक है,
अदर फूड्स विच आर पुअर, और जो दूसरे खाने मिल रहे हैं, दूसरे जो खाना मिल रहा है उसको, वो भी बहुत पुअर है प्रोटीन्स और कैलोरिक वैल्यू में, ठीक है। एक तो माता का दूध भी नहीं मिल रहा है और जो अन्य खाना मिल रहा है वो भी बहुत पुअर है, उसमें कैलोरी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो फिर उस बच्चे में मरासमस हो जाता है, ठीक है। कैसा दिखता है वो बच्चा, अभी आने वाली स्लाइड पे उसका फोटो लगाया गया है। दिस ऑफन हैपन इफ द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ when the older infant is still too young, ठीक है। बड़ा बच्चा तो अच्छा लगेगा माता का, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो माता के अंदर ढंग से मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और फूड नहीं मिलेगा बच्चे को, तो ऐसा डिजीज हो सकता है। इन मरासमस प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम emaciation of body and thinning of limbs result, the skin becomes dry or thin and wrinkled। स्किन पे झुर्रियां पड़ जाएगी बच्चे के, स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। उसके लिम्ब में थिकनेस आ जाएगी, थिननेस आ जाएगी, मतलब पतले पतले हाथ पैर हो जाएंगे, क्योंकि उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन की कमी आ गई है बच्चे के अंदर। देखिए ऐसा दिखता है ये बच्चा, कैसा दिखता है, ऐसा ओल्ड मैन जैसा इसका सिर दिखेगा, बूढ़े बूढ़े जैसा लगेगा। हेयर तो नॉर्मल रहेंगे, हंगरी रहेगा, ये भूखा भूखा सा लगेगा। ग्रोस मसल्स वेस्टिंग, मसल्स नहीं नजर आएगी इसके अंदर, ठीक है। फेट नहीं नजर आएगा, ठीक है। ये लक्षण रहते हैं, ऐसा दिखता है बच्चा। ग्रोथ रेट देखिए, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन, ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी, बॉडी वेट भी नहीं बढ़ेगा। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, और ऐसे बच्चों में ग्रोथ रेट तो जो कम होती है, ब्रेन की जो ग्रोथ है वह भी रुक जाती है, वह उसमें बुद्धि की कमी हो सकती है, उसका ब्रेन जो है वह विकसित नहीं होएगा, ठीक है। तो ये लक्षण होते हैं इस बच्चे के। एक और डिजीज आता है क्वाशीरकोर। क्वाशीरकोर क्या होता है, देखिए क्वाशीरकोर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, ओनली प्रोटीन की कमी आए बच्चे के अंदर, कैलोरी की कमी नहीं आए, ठीक है। बच्चे के अंदर कैलोरी की कमी नहीं आए, बस प्रोटीन की कमी आए बच्चे के अंदर, ठीक है। बस उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कैलोरी तो मिल रही है, तो क्या रहेगा उसका रिजल्ट, देखिए इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज, ठीक है। कैलोरी तो अच्छी मिल रही है उसको, ठीक है, कैलोरी तो अच्छी मिल रही है, और मदर का मिल्क उसको छुड़वा दिया है, मदर का मिल्क नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर प्रोटीन की कमी आ जाएगी, कैलोरी की कमी तो नहीं आ रही है, प्रोटीन की कमी आ रही है बस। लाइक मरासमस, क्वाशीरकोर शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मसल्स की इसमें ग्रोथ नहीं देखी जाएगी, जैसे कि मरासमस में होता है, ऐसे ही क्वाशीरकोर में भी मसल्स की ग्रोथ नहीं देखी जाएगी। थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स भी पतले हो जाएंगे। फेलियर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी। ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ब्रेन डेवलपमेंट का फेलियर हो जाएगा। बट अनलाइक मरासमस सम फेट स्टिल लेफ्ट, पर मरासमस की तरह इसमें नहीं होता है, इसमें कुछ फेट देखा जाता है। मरासमस में तो फेट भी नहीं देखा जा रहा था, लेकिन इसमें फेट देखा जाता है। मोर इवर एक्सटेंशन, ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, इसके जो बॉडी पार्ट्स होती हैं, जैसे जंगा होती हैं, पेट है, यहाँ पर स्वेलिंग देखी जाती है इसको, जैसे एब्डोमेन, देखिए ये इसके लिए स्किन नजर आएगी इसकी, बच्चे की शक्ल बूढ़े जैसी नजर आ रही है, इसके अंदर फेट की कमी है, पैरों में सूजन नजर आ रही है आपको, स्वेलोइन एंकल, ओडिमा बोलते हैं इसको, ठीक है। पैरों में सूजन देख सकते हैं आप, पेट निकल रहा है इसका, ठीक है, लेकिन हाथ बहुत पतले हैं, मसल्स की कमी है। बच्चे के सर देखिए आप, ब्रेन का विकास नहीं होएगा, इसके देखिए गाल पिचक रहे हैं, माउथ से ऐसा लग रहा है, पूरे फेस से ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ा सा है बच्चा, ओल्ड मैन जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये लक्षण होते हैं इनके। दोनों में क्या डिफरेंस है क्वाशीरकोर और मरासमस में, कि मरासमस में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की एक साथ कमी होती है, ठीक है, लेकिन जो क्वाशीरकोर है, क्वाशीरकोर में ओनली प्रोटीन की कमी होती है, ओनली प्रोटीन की कमी होती है, कैलोरी की कमी नहीं होती है, ठीक है। कैलोरी वाले जो डिजीज है क्वाशीरकोर, इसमें ओडिमा देखा जाएगा, बच्चे के हाथ पैर में सूजन देखी जाएगी, लेकिन मरासमस में सूजन नहीं देखी जाती, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। तो बात हो चुकी है अपने पूरे चैप्टर की यहाँ पर, ठीक है, पूरे चैप्टर की बात हो चुकी है। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था चैप्टर जिसमें बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, बक्कल कैविटी की बात की थी, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, कौन सी सेल का क्या योगदान है, क्या स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन की, स्टमक की क्या स्ट्रक्चर है, क्या विशेष योगदान देते हैं वह डाइजेशन में, ठीक है। देन उसके बाद हमने
फूड लिया, फूड का डाइजेशन किया कि किस प्रकार के फूड का कहां पर डाइजेशन हो रहा है, और उसके बाद हमने फूड का डाइजेशन करने के बाद अवशोषण किया कि फूड का अवशोषण कैसे होता है। बीच में एक लेक्चर हमने ग्लैंड्स का भी किया था कि ग्लैंड्स कैसे अपना योगदान देती हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज हैं, लीवर है, ठीक है, ये अपना कैसे योगदान देते हैं डाइजेशन में। तो इस पूरे चैप्टर की हमने बात की थी, ऑल ओवर इस पूरे चैप्टर की बात की थी हमने, ठीक है। अब आपका कोई भी डाउट बनता है इस चैप्टर में, एनी डाउट, कोई भी डाउट अगर आप बनता है तो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका डाउट किसी भी प्रकार का हो, आपके एग्जाम से, अपने नीट के एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, तो आप वह डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो गत वर्ष हैं, जो गुजर चुके हैं वर्ष, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 2015 में कैसा क्वेश्चन आया था, 2016 में कैसा क्वेश्चन होता है, 2020 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, अपनी तरफ से हमारी टीम के द्वारा जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उन क्वेश्चन की बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपका अगर कोई डाउट बनता है तो वो डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।